मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। 2 दिन 3 दिन से न्यूज़ आ रही है कि नागालैंड के अंदर फिर से 6 महीने के लिए AFSPA के अंडर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है और डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने के बाद वहां पर मिलिट्री को अप्लाई कर दिया गया है। ये पहले भी 3 महीने से चल रहा था और उसके बाद दोबारा से चलता आ रहा है। बता देता हूं कि नागालैंड की अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि असलियत में नागालैंड का इतिहास क्या है, नागालैंड क्यों काफी लंबे अरसे से इस लड़ाई को लड़ता आ रहा है। नागालैंड के अंदर ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है आज की लड़ाई नहीं है, आज की डिमांड नहीं है। ये लड़ाई शुरू हुई थी दोस्तों आजादी से पहले से। ये आज जो हमारे सामने न्यूज आई तो हमें लगा कि ये करंट का न्यूज है, बट ऐसा नहीं है। नागालैंड में बार बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां पर जनता एक दूसरे पर बरसाना, गोलियां बरसाना, आर्मी के ऊपर अटैक करना और काफी ज्यादा उल्टे सीधे एक्टिविटीज करती आ रही है। तो आज हम इसमें काफी सारी नई चीजें जानेंगे कि शिलोंग अकॉर्ड क्या था, आफ्पा एक्ट जो है ये बेसिकली ये क्या है, किस बिहाफ पर आर्मी यहां पे लगाई जाती है, इसके बाद क्या इनके कनेक्शन से साइमन कमीशन के साथ में फीजो कौन है, ये सारी की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरी मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ बांटा जा सके। यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बाकी कंप्लीट डिटेल जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी, इंक्लूडिंग आपका जो भी यूपीएससी का सिलेबस है वो सारा का सारा अवेलेबल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट आता है कि अब न्यूज है कि बार बार न्यूज आती है कि पहले भी यहां पे AFSPA यानी आफ्पा के अंडर नागालैंड को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट बनाया जिसके अंदर यहां पर स्पेशली नागालैंड के अंदर इसे लागू किया गया। तो अब न्यूज क्या है, ये न्यूज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं नवंबर 2019 के अंदर की, नवंबर 2019 के अंदर की न्यूज डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें होम मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नागालैंड के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया अगले 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने के लिए ये घोषित कर दिया गया है। ये सारा का सारा मुद्दा जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर शांति व्यवस्था नहीं बनाई जा पा रही है, और शांति व्यवस्था जब नहीं बनाई जा रही है तो इस बिहाफ पर क्योंकि बहुत ज्यादा खतरे वाली परिस्थिति बनी हुई है तो यहां पर इस एक्ट को लागू कर दिया, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया, और यहां पर आर्म्ड फोर्सेस को लेकर आए हैं ताकि सिविलियन जो पावर है वो नेसेसरी जो एड है उन तक मिलती रहे। अब ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है क्या? 1958 के अंदर स्पेशली नागालैंड के लिए बनाया गया एक्ट था। ये स्पेशली नागालैंड के अंदर नागालैंड के लिए बनाया गया एक्ट था। इस एक्ट के अंदर बार बार नागालैंड में आर्मी पर, नागालैंड के नागा ग्रुप के काफी सारे जो आतंकवादी मिलिशियाज या वहां की लिबरेशन आर्मी के लोग थे वो आर्मी पर अटैक कर रहे थे। आर्मी भी पलटकर अटैक कर रही थी। बार बार ऐसी परिस्थिति आ रही थी कि कभी इनकी गाड़ियां जला दी, कभी इन भरे हुए जहाज, जो सोल्जर्स के भरे हुए जहाज थे, इनको आग लगा दी, ट्रकों में आग लगा दी। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। इस परिस्थिति को देखते हुए इस एक्ट को लागू किया गया। क्या था इस एक्ट के अंदर कि जहां भी इंक्रीजिंग वायलेंस था नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, जहां भी लोग कंट्रोल से बाहर थे, वहां पर पावर का इस्तेमाल किया गया ताकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। पावर का इस्तेमाल किया गया, आर्मी की पावर का इस्तेमाल किया गया कि किसी भी तरीके से ऑर्डर को मेंटेन करें। दूसरी परिस्थिति यह लागू की गई कि जहां पर भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर बिना किसी कंडीशन के आर्मी को अधिकार दिया, पुलिस को अधिकार दिया कि जो भी शक के घेरे में आए उसको अरेस्ट कर लो, और 5 से ज्यादा इकट्ठे होने पर उनको तीतर बीतर कर दो या फिर उन पर सख्ती से काम करो, उनको अलग कर दो, जिस पे शक हो उसको अरेस्ट कर दो। ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि वहां पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है? डिस्टर्ब्ड एरिया का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो सेक्शन 3 नोटिफिकेशन के अंदर आता है, जिसमें क्लियर बताया गया कि जहां पर सिविल पावर जो एक तरीके से ताकत का इस्तेमाल करके वहां के जो लोग हैं हथियार उठा लें और वहीं की सरकार के खिलाफ या देश की सरकार के खिलाफ
हथियार से कार्यवाही करें, चाहे वो जात पात का दंगा हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, रीजनल ग्रुप्स का हो, कम्युनिटीज का हो, या फिर अलग से किसी भी पार्टी का हो। इस प्रकार से कोई भी दंगा फैलेगा और राज्य में कोई नॉर्मल परिस्थिति लागू नहीं हो पाएगी तो उस एरिया को बोला जाएगा डिस्टर्ब्ड एरिया। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ये घोषणा कर सकते हैं जिसके अंदर किसी भी क्षेत्र को आपातकाल की परिस्थिति के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाए। डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 भी इसी चीज को मेंटेन करता है, जिसके अंदर 3 महीने से 6 महीने तक के लिए किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को बंद किया जा सकता है। अब ये स्टेट्स अंडर आफ्स्पा एक्ट कौन कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर और नागालैंड में वैसे ही ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला है। इसके अलावा आसाम, मणिपुर और भी इम्फाल जो इनकी एक एक्सटेंडेड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और अरुणाचल प्रदेश, यहां पर ये काफी ज्यादा चला है। अरुणाचल प्रदेश पर इंपैक्ट जो था वो आफ्स्पा का रिड्यूस हो गया और टू 8 पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, जब वहां पे अलग से क्वालिटीज बढ़ गई। आर्मी का, पुलिस का, डिफेंस का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ गया, तो वहां पर ये सेक्शंस कम हो गए। अब अगर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नागालैंड की, तो सबसे पहली चीज जान लीजिएगा कि नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। वहां पर कोई कॉमन चीजें नहीं है। कॉमन चीजें नहीं, अगर हम माने कि भाई वहां पे कोई कॉमन यूजुअल सेम थिंग होगी, तो ऐसा नहीं है। नागालैंड की इतिहास की बात करें तो 1892 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पूरा का पूरा नागालैंड पर एक तरीके से कंट्रोल कर लिया। नागालैंड क्योंकि एक तरीके से इस तरीके की जियोग्राफिकल जोन में है जहां पर इनका जो कॉन्टेक्ट है भारत की अलग सोसाइटी, पॉलिटिकल, कल्चरल कॉन्टेक्ट या रिलीजियस या बिजनेस कॉन्टेक्ट नहीं थे, बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, या संबंध कहें कि आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था, एक दूसरे के रीजनल और इन चीजों की जानकारी नहीं थी। अब यहां पर जब जानकारी नहीं थी तो ऑब्वियसली यहां पर इस इतिहास को हमारे भारतीय किताबों में भी ज्यादा नहीं लिखा गया। धीरे धीरे समय बदला। 1918 के अंदर नागा क्लब बनाया गया। ये नागा क्लब उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया था जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर 2000 से ज्यादा सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ाई लड़ी थी। वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी तब इन्हें पता चला कि नेशनलिज्म असलियत में होता क्या है। नेशनलिज्म के बारे में पता चला तो जैसे ही 2018 के अंदर ये रिटर्न होते हैं, यहां पर एक नागा ट्राइब के लोगों का ये ग्रुप और संगठन बनाने लग जाते हैं और उन्हें उकसाने लग जाते हैं कि किस प्रकार से ये अलग ट्राइब की डिमांड कर सकते हैं और अपने देश को बना सकते हैं, स्पेशली उनको जो नागा हिली एरियाज के कम्युनिटी के लोग हैं। अब ये ग्रुप धीरे धीरे फैलने लग जाता है पूरे के पूरे नागालैंड के अंदर। उस समय के नागा ट्राइब के लोग एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं। बट समस्या क्या होती है, नागा ट्राइब के जो लोग होते हैं ये असम में, अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार में, इन सभी सेक्शंस के अंदर होते हैं। तो धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ती है और ये डिमांड बढ़ने के अंदर ये अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। 1928 में ऐसा अंदेशा होने लग जाता है कि भारत को जल्द ही एक आज़ादी मिलने वाली है। आज़ादी मिलने वाली है तो इस बात की घोषणा या इस बात का पता लगने के बाद साइमन कमीशन जो भारत में आया था उससे ये स्पेशली मिलने गए, मीटिंग करा। मीटिंग करने के बाद इन्होंने अपने आप को अलग देश की डिमांड करी, अलग देश की डिमांड करी, अलग झंडे की डिमांड करी और इंडिपेंडेंस की डिमांड करी कि जब आज़ादी दी जाए तो इनको एक अलग राज्य घोषित कर दिया जाए ताकि समस्याएं ही ना हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट या साइमन कमीशन ने उस टाइम पीरियड के अंदर इस बात को सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया, ना तो इन्हें अश्योरेंस दिया कि हम ऐसा करेंगे, ना ही इन्हें कुछ मना किया। इनकी बातें सुनी और इनको रफा दफा कर दिया, मुद्दे को कम कर दिया। 1945 के अंदर क्या हुआ कि और ग्रुप को बढ़ाने के लिए नागा हिल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल्स के लोग इसमें और तेजी से जुड़ने लगे। तेजी से जब जुड़ने लगे तो इसको एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? नागा नेशनल काउंसिल, NNC। ये नागा नेशनल काउंसिल 1945 से लेकर अगले 30 सालों तक एक्टिवली काम करती है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाती है, विस्फोट करती है, अलग अलग तरीके से आर्मी से भिड़ंत करती है, भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाती है और अपनी डिमांड्स को बार बार सामने रखने की कोशिश होती है। डिमांड क्या है? अलग देश चाहिए, अलग संविधान चाहिए, अलग झंडा चाहिए।
इस एनएनसी को चलाने के लिए जो मुख्य लीडर, बहुत से लीडर्स के अंदर ये थे एजेड फीजो। असलियत में एजेड फीजो वो व्यक्ति थे जो हर बात को, हर मुद्दे को सरकार के सामने जाकर रिप्रेजेंट करते थे। अब फीजो साहब जो थे मेन लीडर थे और 1990 में इनकी डेथ हुई। 14 अगस्त 1947 को जब बेसिकली पार्टीशन का नंबर आ रहा था, तब इन्हें लगा कि नागा जो बेसिकली ट्राइब है, इनको अलग देश की घोषणा हो चुकी है। तो इन्होंने क्या किया, 14 अगस्त 1947 को ही अपना आज़ादी दिवस सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। आज़ादी दिवस सेलिब्रेट किया उस दिन। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि आज़ादी होने के बाद दो हिस्से हुए हैं, एक भारत का और एक पाकिस्तान का। वो तो बाद में बंटवारा हुआ जिसमें अलग बांग्लादेश बना, लेकिन दो हिस्से हुए, भारत का और पाकिस्तान का। अब इन्हें एक बात समझ में आ गई कि इतना आसान नहीं है अलग से आजादी पाना। तो इन्होंने अपने मंशाओं को बदल दी। मंशाओं को क्या बदला कि भाई हमें आजादी अगर नहीं दे रहे चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अलग से एक नागा ट्राइब के लिए एक राज्य की घोषणा कर दो जो, और इसे आसाम से अलग कर दो, आसाम से इसे अलग कर दो और एक अलग राज्य की घोषणा कर दो। चलो जी, ऐसी इनकी डिमांड थी। डिमांड इन्होंने रखी भारत सरकार के आगे। संविधान बनने तक का समय लिया गया, फिर संविधान के बाद 1951-52 तक का समय लिया गया। लगातार 4 साल तक बातचीत करी। 4 साल तक बातचीत करने के बाद फीजो साहब को लगा कि अब इनसे बातचीत करने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब इन्होंने सोचा कि भाई अब ये डिमांड जो है खून मांगती है, अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इंसर्जेंसी स्टार्ट करी। और इंसर्जेंसी जब स्टार्ट करी 1952 में पहली बार, तो इन्होंने क्लियर डिसाइड कर लिया कि अब हम ऑटोनॉमी नहीं मांगेंगे, अब हमारी डिमांड जो रहेगी अलग देश की रहेगी। याद रखिएगा, इस बीच में इन समुदायों को अलग अलग देशों से भी फंडिंग हो रही थी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि विदाउट फंडिंग इन ग्रुप्स को चला पाना इम्पॉसिबल था। हथियारों की सप्लाई हो रही थी, स्मगलिंग के दौरान इनको हथियार मिल रहे थे और इंसर्जेंसी फैलाने से बहुत ज्यादा इन पर दबाव आ रहा था। इस बीच में नेहरू से फिजो एक जगह मिलते हैं, मीटिंग होती है इनकी बाकायदा। मीटिंग के दौरान अलग देश की डिमांड होती है। नेहरू साहब कहते हैं कि भाई ये तो भारतीय संविधान में ही नहीं है, और ये इतिहास गवाह है दोस्तों, आजादी से लेकर अब तक किसी को भी अलग से उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। कश्मीर की डिमांड पूरी करी थी, वो भी खत्म कर दी कि भैया तुम्हें भी नहीं देते, जाओ जो करना है कर लो। कोई फायदा नहीं हुआ, वायलेंस और तेजी से बढ़ गया। वायलेंस बढ़ा, आर्मी पर अटैक, यहाँ की जनता को लूटने लगे, एक्सटॉर्शन मनी प्राप्त करने लगे, ट्रक जो आने जाने वाले थे उनसे लूट मचाने लगे और बुरी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। अब 1956 आता है, 1956 आता है। इन्होंने क्या किया, अपनी ही एक आर्मी घोषित कर दी, भाई क्लियर कर दिया कि आज से हम आजाद हैं और अब हमारी खुद की सेल्फ क्लेम्ड इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और अपनी आर्मी स्टार्ट कर दी। अब आर्मी जो बनी वो बनी नागा फेडरल आर्मी। इनको बाकायदा वर्दी दी गई, ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए। हथियार देने के बाद इनको पूरी तरीके से वो सभी चीजें दी गई जो एक सोल्जर के पास होती हैं। 1958 में ये जो नागा फेडरल आर्मी और जो इसके अतिरिक्त जो अलग ट्राइब्स के ग्रुप थे वो आर्मी पे अटैक करने लगे। आर्मी पर जब दबाकर अटैक हुए, खूब पूरी ताकत से अटैक किए गए, तो अटैक करने के बाद जब सरकार ने देखा कि भाई अभी कंट्रोल से बाहर है, तो पहली बार आफ्सपा की शुरुआत की जाती है। आफ्सपा की शुरुआत की जाती है जिसमें 5 लोग एक जगह नहीं रुकेंगे और जिस पे शक उसे उठाकर बंद कर दिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अब इस बीच में सरकार को लगता है कि भाई कुछ भी कोशिश करके शांति व्यवस्था बनानी है, और शांति व्यवस्था कैसे बनेगी ये तो इतना आसान नहीं है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, फीजो के अलावा जितने भी अलग अलग ग्रुप्स थे ट्राइब से, सबके लीडर्स को बुलाया और लीडर्स को बुलाया। लेकिन फीजो साहब जो है इस मीटिंग को अटेंड नहीं करते, क्योंकि फीजो जो होता है अपनी एक ही डिमांड करता है कि भाई आजादी पूरे देश की या इसके अलावा कुछ नहीं, या तो पूरे देश की आजादी चाहिए या इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब आजादी पूरी चाहिए या कुछ नहीं, इस बीच में इनको एक्सेप्ट करवा पाना बहुत मुश्किल था। अब सरकार क्या कहती है कि भाई इनकी बातें तो पूरी कर पाना इम्पॉसिबल है, तो आर्टिकल 37(1)(a) को लागू किया। इन सभी से बात करी, इन्हें कहा कि भाई देखो तुम्हारे जो नागा कस्टमरी लॉज हैं उनकी हम मान सम्मान करेंगे, आपके लीडर्स को वैल्यू देंगे। लीडर्स को वैल्यू देने के बाद आप ऐसा कीजिए, अपने नागालैंड के अंदर, अपने एरिया के अंदर अलग छोटा सा संविधान बना लीजिए,
झंडे की बात है तो झंडा है, अपने कल्चरल प्रोग्राम्स में लहराइए, अपने अलग अलग जगह लहराइए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो संवैधानिक जगह है, वहां पर आपका झंडा नहीं लहरेगा, संविधान आपको भारत का ही मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनकी डिमांड्स को रखा गया। अब इस डिमांड के अंदर आर्टिकल 371 का जो कस्टमरी लॉज था, इसको आधे से ज्यादा लीडर्स खुशी खुशी मान गए और धीरे धीरे इनकी बातों को भी स्वीकार करने लगे कि भाई चलो ठीक है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई समस्या नहीं। लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिजो जो एनएनसी का जो ग्रुप था, इस बीच में काफी बड़ा हो चुका था, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर विदेशों का भी था और इस डिमांड को उन्होंने नहीं माना। फिजो जो था, जब पॉलिटिकल प्रेशर में था, तो इस बीच में क्या हुआ, फिजो के छोटे भाई इस आर्टिकल 371A को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहां पर बात मान लेते हैं। आपस में पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। 1958 के अंदर फिजो जो है भारत छोड़कर चले जाते हैं। 1958 के अंदर फिजो जो है भारत छोड़कर चले जाते हैं। पहले जाते हैं बांग्लादेश, वहां पे कुछ इकट्ठा करते हैं पैसा, और पैसा करने के बाद सीधा लंदन चले जाते हैं और उसके बाद जीवन में नहीं आते। लंदन जाने के बाद फिजो जो है ओवर द टेलीफोन और अलग अलग तरीकों से, माध्यमों से कोशिश करते रहे यहां पे अपनी राजनीति को चलाने की, लेकिन वो राजनीति ठीक से कामकाज नहीं आ रही थी और इस प्रकार से इनकी जो एनएनसी पार्टी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। इस बीच में काफी सारी नई पार्टीज का गठन होने लगा। अब पार्टीज का गठन हुआ तो इस बीच में सरकार ने क्या किया, 1963 के अंदर जो अपना प्रॉमिस था वो पूरा कर दिया और नागालैंड को अलग राज्य घोषित कर दिया। इससे पहले ये असम के पार्ट की तरह काउंट होता था, लेकिन अब इसे अलग राज्य घोषित कर दिया। अलग राज्य घोषित कर दिया तो लगभग जो बड़ी पार्टी के दम से था, एनएनसी का जो सेक्शन था वो शांत हो गया, उनकी बात ही खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन जो उस पार्टी का बड़ा हिस्सा था वो अभी भी पूरी तरीके से आजादी चाहता था और अलग देश की डिमांड कर रहे थे। इस बीच में 1963 से लेकर 1975 तक काफी सारी वार्ता हुई कि किसी भी तरीके से इनको मनाया जाए, लागे एक टेबल पे लेके आया जाए। फाइनली क्या होता है, शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है। शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है किसके बीच में, सरकार के बीच में और एनएनसी के ग्रुप के, जो भी अलग अलग छोटी मोटी पार्टी थी, इनके बीच में शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है। सबसे पहला अकॉर्ड क्या साइन होता है, शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है कि भाई आप भारत के संविधान को मानेंगे, संविधान को मानने के बाद में ना तो आप हमारी आर्मी पे अटैक करेंगे, ना ही हम आपके लोगों पे अटैक करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि आपको इस शिलोंग अकॉर्ड के अंदर क्लियर बोला गया कि आप अपने हथियारों को जमा करा दो, हथियार जमा होंगे तो फाइनल डिस्कशन शुरू होगा, फाइनल सेटलमेंट होगा, हम टेबल पर बैठ के बात करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं। तो 3 पॉइंट रखे गए शिलोंग अकॉर्ड के अंदर कि भारत का संविधान मानना पड़ेगा, भारत के झंडे को मानना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने हथियारों को ड्रॉप कर दीजिए, आतंकवादी जो एक्टिविटीज होते बंद कर दीजिए, ताकि हम आपकी फाइनल सेटलमेंट तक पहुंचे। ये बात स्वीकार हो जाती है किसके बीच में, सभी लोगों के बीच में। अब सभी लोगों के बीच में स्वीकार हो जाती है, लेकिन इस बीच में यहां पर 3 लीडर्स निकल कर आते हैं, 3 लीडर्स निकल कर आते हैं और जो आपका एनएनसी था वो तो समाप्त हो जाता है। एनएनसी की डिमांड यहां पे समाप्त हो जाती है, एनएनसी पार्टी हो जाती है बिल्कुल शांत। अब पॉइंट आता है, इस पार्टी के बहुत सारे लोग जो स्वीकार नहीं करते वो एक अलग पार्टी का गठन करते हैं और अलग पार्टी नाम आता है एनएससीएन। एनएससीएन का पूरा अर्थ होता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसके जो फॉर्मेशन होती है 1975 के अंदर अकॉर्ड साइन होता है, 1980 में इसकी अकॉर्ड साइन होती है। इसके 3 मुख्य लीडर आते हैं, तीनों मुख्य लीडर जो आते हैं इनमें से 2 पार्टी में बट जाते हैं। एक बटता है NSCNIM, IM का मतलब इसाक चिशीसू लीडर थे और M का मतलब म्यूवा इनके लीडर थे। इन दोनों ने मिलकर डिमांड करी कि भाई हम भारत का हिस्सा रहेंगे, ऑटोनोमस दे दो। जबकि ये के वाली जो पार्टी थी, के वाली पार्टी का अर्थ था इनका पास खापलांग की जो पार्टी थी वो अलग देश की डिमांड करती थी, लेकिन ये म्यांमार में एक्टिव थी, ये आपके आसम में या इसके अंदर ये जो था नागालैंड में लागू नहीं थी। अब इस बीच में ये पार्टी जो थी अटैक पे अटैक चाह रही थी और इन्होंने अटैक कर दिए बंद। अब तक 2015 तक जो थे 80 बार बातचीत हो चुकी थी, 80 बार टोटल 80 राउंड हो चुके थे, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। फाइनल 2015 का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था इसमें कंडीशंस क्या रखी गई ये अभी क्लियर नहीं था।
इसको फिर से 4 साल की बातचीत पर रखा गया कि चलो और देखते हैं शायद रिजल्ट आ जाए। तो 2019 तक कोई रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वो अभी भी जो अटैक्स थे वो बंद नहीं हो रहे, परिस्थितियां सुधर नहीं रही। तो इस बीच में वो बार बार जो था यहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया का नियम लागू किया जा रहा था। यूनियन मिनिस्ट्री इस इशू को कोशिश कर रही थी बार बार बातचीत के दौरान सॉल्व करने की, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो 30 जून तक के लिए अनाउंस कर दिया था पहले कि भाई यहां पर 30 जून तक के लिए पहले अनाउंस था कि यहां पर बंद रहेगा, डिस्टर्ब्ड एरिया रहेगा। फिर दोबारा से यहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। नागा की जो पीस डील थी जिसके अंदर शांति संदेशा था, इसमें प्रधानमंत्री के साथ में नागालैंड के जो पार्टी के नेशनल नागा सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो सीएम थे, एक तरीके से मेन लीडर थे, वो मिलने आए। और मिलने आने के बाद इन्होंने अपनी डिमांड्स को रखा। डिमांड्स सिर्फ एक थी, अलग संविधान अलग देश, अलग संविधान अलग झंडा। इस बात को मोदी साहब नहीं चाहते थे कि बिगड़े और इसीलिए उन्होंने इसको अभी टरका दिया, इसका एग्जैक्ट डिसीजन नहीं दिया। और उनका मानना था कि अलग राज्य हम दे नहीं सकते, तो आपकी बातें अभी स्टेटस क्यू पे रहेंगी, उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, नॉर्मल लेवल पे बना लीजिए, वैसे एग्जैक्टली नहीं बनेगा। इस बीच के अंदर जो अलग अलग रीजनल ग्रुप से उनकी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, जिसके अंदर सारी इसाक मूविया पार्टी जो थी, जो आईएम नाम से जानी गई, अलग से खापलांग की जो पार्टी थी वो बनाई गई, इन सब की इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है, आप इसे पोज करके देख सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट कि 2015 की डीलिंग के अंदर 2019 में डिसीजन लिया गया, कैसे सॉल्व होगा। इनकी जो डिमांड थी पार्टी की, दो हिस्सों में थी। एक पार्टी कहती है कि हम राजी हैं आपके साथ ऑटोनोमस स्टेट की या अलग अलग क्वालिटीज के आधार पे। दूसरा जो थी खापलांग की पार्टी अलग देश की डिमांड कर रही थी। अब जो डिमांड थी इंडिपेंडेंस की वो बढ़ती जा रही थी, इस बीच में लोग बढ़ रहे थे और इंसर्जेंसी की परिस्थिति थी। इंसर्जेंसी खाली नागालैंड में नहीं थी, इंसर्जेंसी थी नागा ट्राइब्स की, जो कि नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार में थी। म्यांमार में इनको डायरेक्टली पकड़ा जाने लगा, अरेस्ट किया जाने लगा, मारा जाने लगा। तो वहां पर अब ये धीरे धीरे, वैसे प्रेजेंट में खत्म हो चुका है ग्रुप, लगभग काफी कमजोर हो गया, लेकिन अभी भी इंसर्जेंसी की परिस्थिति यहां पर बनी हुई थी। सेम परिस्थिति जो थी अभी तक थी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, डिमांड इंडिपेंडेंस की बनी हुई थी और उस डिमांड का अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक रीजन ये भी था इनको अपनी बात पे अड़े रहने का, सिंपल सी बात ये थी कि अगर ये भारत के राज्यों के साथ मिल जाते हैं ना, तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि जो भी इनको अलग अलग देशों से भारत में इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करने की फंडिंग होती थी, वो फंडिंग हो जाएगी बंद। तीसरी बात ये भी थी कि जैसे ही इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी तो ये जो एक्सटॉर्शन का मनी एक्सेप्ट करते हैं नागालैंड में रहने वाले लोगों से, वो बंद हो जाएगा। इनकम के सारे सोर्सेज बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये कि इनको ये भी भरोसा नहीं है कि इनकी ये सब शर्तें मानने के बाद में, ग्रुप डिसॉल्व करने के बाद में, कहीं सरकार इनको पकड़ के अरेस्ट करके नजरबंद करना या बंद करना शुरू ना कर दे। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस पॉइंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब आ जाता है कि 1956 के अंदर कोहिमा के अंदर एक डॉक्टर की किलिंग हो जाती है, किलिंग की जाती है 2 सिख पेट्रोल्स के द्वारा। इस बीच में 1956 में जो किलिंग होती है वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जिस वजह से इंसर्जेंसी की परिस्थिति आ जाती है। इंसर्जेंसी की परिस्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होती है, फिर 1975 में शिलोंग अकॉर्ड होता है और फिर से परिस्थितियां बदल जाती हैं। ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब पॉइंट आता है, लगभग काफी लंबा अरसा चल चुका है इन परिस्थितियों को सुलझाने के अंदर। अब वहां पे जो लोग हैं, जो अलग अलग अंडरग्राउंड सेक्शन है, उनको 3-4 चीजें समझ में आने लगी। पहली चीज समझ में आने लगी कि डेमोक्रेसी जो भारत की है उसको वो इंजॉय कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। यहां पर जॉबलेस यूथ को जॉब मिलेगा। पढ़ने लिखने के लिए इन्होंने अलग अलग सेक्शंस में जो अलग अलग लोग थे नागा ट्राइब्स के, इन्होंने होटल, रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, अलग अलग बिजनेसेस को स्टार्ट कर दिया। जब तक लड़ाई चल रही थी इन्होंने अपने बिजनेस को सेटअप कर लिया। अब इन्हें समझ में आ गया कि एकदम से छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है। इसी बीच में सरकार ने सीज फायर का एग्रीमेंट साइन कर दिया था 1997 के अंदर कि भाई 1997 में एग्रीमेंट हो गया तो ये लीडर भी फ्रीली घूमने लगे, कोई लड़ाई झगड़े की परिस्थिति नहीं थी, ये एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये भी डेवलप करने लगे तेजी से और भारत की जो थी इकोनॉमी के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय करने लगे। लेकिन एक्सटॉर्शन का मनी और टैक्स कलेक्शन अभी भी हो रहा था, आर्म्स अभी भी खरीदे जा रहे थे। अब भारत ने 2015 में फ्रेमवर्क का बहाना लेकर, तरीका लेकर इनको मनाने की कोशिश करी। मनाने की कोशिश करी जो कि उस समय में एक्सेप्टेड था कि भाई तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओ, अपने झंडे को कल्चरल प्रोग्राम्स में लगाओ, वैसे देश में नहीं लागू होगा।
लॉन्ग ड्यूरेशन तक बातचीत चलती रही, लेकिन ये बातचीत सॉल्व नहीं हुई। यहां पर इसमें इन्होंने देखा कि कश्मीर की आर्टिकल 370 लग गई, तो इन्हें लगा कि 370 के बाद 71A में बदलाव किया जा सकता है। इसका एश्योरेंस इधर अमित शाह ने खुद स्पेशली मीटिंग करके इनसे बताया कि इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं होगी। अब इसके बाद में 2019 तक बातचीत हुई। 19 में बातचीत करने के बाद फिर से इनकी वही डिमांड थी कि भाई आप हमें फिर से पूरे देश की डिमांड पूरी करो। डिमांड पूरी होना पॉसिबल था नहीं था। विनिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि फिर से इसे टाला जाए, लेकिन टालने से दंगे खत्म नहीं हो रहे थे, नॉर्मल लाइफ नहीं आ रही थी। तो परिस्थितियां अब फिर से यही आ गई कि विनिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि इसको टरकाया जाए। आधी जनसंख्या मान रही थी, आधी जनसंख्या नहीं मान रही थी। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए इसको डिस्ट्रॉयड स्टेट लागू करने की, इसके अलावा डिस्ट्रॉयड स्टेट लागू करने के अलावा सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब इसमें एक परिस्थिति ये भी है। परिस्थिति क्या आती है? परिस्थिति दोस्तों ये आती है कि लड़ाई लड़ी नेशनल, जो आपके नागा नेशनल काउंसिल के द्वारा, और अब मुनाफा बंटने का नंबर आया तो बहुत सारी अलग अलग पार्टीज इसमें आ गई। इन पार्टीज के सीनियर जो लीडर्स से जो एक्चुअल मोटो था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो लीडर्स अब मर चुके हैं लगभग सारे के सारे। जो 70-80 साल की उम्र में जाके मरे हैं, जो फीजो था वो भी डेथ हो चुकी है। तो अब इस मुद्दे को असली में रास्ता दिखाने वाला कोई लीडर ढंग से नहीं बचा, और बस अब ये जबरदस्ती की डिमांड है ताकि अलग अलग तरीके से देशों से फंडिंग मिल सके, और सीज फायर के उल्लंघन तो हो नहीं सकता, तो अपने इंजॉय करे उस लाइफ को, और इस मुद्दे को, डिस्प्यूट को कभी सॉल्व ही ना होने दे। इस वजह से बार बार इंसर्जेंसी आ रही है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि सरकार एक लिमिटेड टाइम तक इस इंसर्जेंसी को स्वीकार करेगी। एक टाइम पीरियड आएगा कि सरकार उस सीज फायर के उल्लंघन को, सीज फायर की जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन करेगी, और किसी ना किसी प्रकार से फिर इन ग्रुप पर काबू पाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिलिट्री के साथ में मिलिशिया यानी आतंकवादी ग्रुप की तरह एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसी नोट को हम यहां पर एंड करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।